हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना एक ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है और ये जो क्रैश कोर्स है ये हमारा 100 डेज़ का है और ये 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है ISP 2020 उसको देखते हुए है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एवरीडे हर दिन हमारे जीएस के 2 सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, ये हमारा एवरीडे हर दिन चलेगा। टेस्ट सीरीज हमारा संडे को होगा। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको बताया था कि PT 365 जो कि हमारा मई से लेके फरवरी तक ये PT 365 में कवर है और उसके बाद जो मंथली मैगजीन है उसे हम कवर करेंगे। अगर PT 365 फिर से आता है तो उसे हम कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे सितंबर तक कवर करने का। तो आज हम PT 365 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, PT 365 में हम पॉलिटी सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना कवर हो पाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है वो पॉलिटी से शुरू होगा। पॉलिटी तो PT 365 की जो मैगजीन है, अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, अगर है तो अच्छी बात है। अगर कहीं और से करना है तो विजन आईएएस के डायरेक्ट उसकी जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अपन जो है पॉलिटी अब स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे जो पहला न्यूज है, फर्स्ट न्यूज है रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। अब जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारा पहला इशू है पॉलिटी का, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। अब जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 334 क्या कहता है? ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके 10 साल के बाद जो रिजर्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल 334 कहता है। लेकिन हम जो है हर 10 साल पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके हम जो रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड करते हैं। अब जो रिजर्वेशन है उसे फिर से हमने एक्सटेंड तो किया ही है और उसके लिए हम 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 लेके आए हैं। फिर से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 और इसमें 2 चेंजेस आए हैं। पहला चेंजेस ये आया है कि जो SC ST हैं उनके लिए फिर से 10 साल के लिए हमने रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। जो SC ST हैं उनके लिए हमने फिर से 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। लेकिन आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 मेंबर्स और विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। वो कौन होते हैं? वो होते हैं एंग्लो इंडियन। ये नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन करते हैं? तो लोकसभा में करते हैं प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में करते हैं गवर्नर। ये इन्हें नॉमिनेट करते हैं। तो इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या किया गया है, उसमें SC ST जो है उनका जो रिजर्वेशन है वो तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें जो एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है उसको जो है एक्सटेंड नहीं किया गया है। यानी कि लोकसभा में जो 2 मेंबर्स बैठते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 मेंबर्स बैठते हैं उनका इस बार नॉमिनेशन नहीं होगा। यह कहां से पता चलता है? तो ये पता चलता है हमें 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत। अब कुछ आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। जैसे विजन आईएएस में चीजें बस इतनी दे रखी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्टेप्स और फर्दर बढ़ाने वाला हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता कैसे है, किस मेजोरिटी से होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 368 ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 है ये कहता है
पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो उसका पावर, उसका प्रोसीजर जो है इस आर्टिकल 368 में दे रखा है। किसके पास है? कितने भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है उसका जो पावर है वो आर्टिकल 368 देता है। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस मेजॉरिटी से होगा? तो वो होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो किस मेजॉरिटी से होता है? तो वो होता है स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, अब हमें ये देखना है। तो आपको पता चल गया कि आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है। अब हमें ये देखना है कि जो आर्टिकल 368 का यूज हो रहा है उसमें जो मेजॉरिटी लग रही है वो स्पेशल मेजॉरिटी वो क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मेजॉरिटी है, हालांकि ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है मेजॉरिटी। जब मैं जीएस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको सारे मेजॉरिटी पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता कैसे है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहला, दूसरा। ये मैं आपको स्पेशल मेजॉरिटी ही पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल मेजॉरिटी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता कैसे है। तो पहला चीज ये है कि नॉट लेस देन 52/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन। और सेम यही चीज है दूसरे केस में, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक्स्ट्रा कंडीशन। प्लस इसके अलावा भी स्टेट, जो राज्य है, स्टेट 15% जो स्टेट्स हैं, अगर 29 स्टेट है, अगर 28 स्टेट है तो उसके 50% स्टेट, अगर वहां पे सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, अगर स्टेट से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो माना जाएगा कि बिल पास हो गया। अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, फिलहाल आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, कोई भी जो बिल है वो एक्ट कैसे बनता है, फिर उसके बाद ये स्पेशल मेजॉरिटी किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, दो हाउस है पार्लियामेंट में, दो हाउस है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अगर कोई प्रस्ताव, कोई बिल, कोई प्रपोजल, अगर किसी भी चीज को कानून बनाना है, लॉ बनाना है, एक्ट बनाना है, तो पहले उसके लिए बिल आएगा, प्रपोजल आएगा। तो ये प्रपोजल लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, या फिर ये बिल पहले राज्यसभा में जा सकता है फिर लोकसभा में जा सकता है। जब दोनों सदन से, दोनों हाउस से पास हो जाएगा तब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसे साइन करेंगे। जब ये प्रेसिडेंट इसे साइन कर देंगे तब ये बन जाएगा एक्ट। इसे ही कहते हैं लॉ, इसे कहते हैं अधिनियम। यानी कि कोई भी बिल, कोई भी प्रपोजल, एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसमें साइन करेंगे। ये सेंट्रल लॉ की बात हो रही है। उसी तरीके से अगर कोई स्टेट के लॉ है तो वहां पे गवर्नर जब साइन करेंगे तब वो लॉ बन जाएगा। तो ये हो गया तरीका इस तरीके से। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आया है, इसका प्रोविजन, इसका एक बिल आया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया होगा। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया। जब दोनों सदन ने इसे पास कर दिया तब ये गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसे जब साइन कर दिया तब ये कहलाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो लोकसभा और राज्यसभा किस मेजॉरिटी से, किस बहुमत से इसे पास कर रहे हैं, किस मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर रहे हैं, उसे ही कह रहा हूं मैं स्पेशल मेजॉरिटी। मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, मैंने 20 बच्चों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं दिल्ली में पढ़ना, कि आप चाहते हैं इंदौर में पढ़ना। कुछ बच्चों ने कहा इंदौर में पढ़ना है, कुछ बच्चों ने कहा दिल्ली में पढ़ना है। अगर दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे, समर्थन करने वाले बच्चे 20 में से अगर 11 बच्चे तैयार हो गए कि हाँ हमें दिल्ली में ही पढ़ना है, अगर 11 बच्चे 20 में से, तो उसे कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी, क्योंकि वो 50% से ज्यादा हैं और हम फिर दिल्ली में ही पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से लोकसभा में जितने भी लोग हैं
545 जितने भी लोग हैं, अगर वो सारे के सारे एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल को कि हाँ ठीक है ये पास होना चाहिए, समर्थन है, तो ही इस लोकसभा से पास होगा। अगर राज्यसभा में होता है तो राज्यसभा में पास होगा। तो इसे कहते हैं मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी जो है 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। हम जीएस पढ़ेंगे, इसे डिटेल में देखेंगे मेजॉरिटी होता क्या है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी आखिर ये क्या है, क्यों ये जानना है, क्योंकि इसलिए जानना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होता है, जो संविधान में संशोधन होता है, वो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। अगर लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, 545 सदस्य हैं, जितने भी सांसद जी हैं, मोदी जी सांसद हैं, राजनाथ सिंह सांसद हैं, जितने भी सांसद हैं, राहुल गांधी सांसद हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सारे के सारे लोकसभा में 545 है टोटल इनकी संख्या। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब देखिए, पहले देख लीजिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है। लोकसभा में 545 है, 545 में से इसका हम 1/2 निकालेंगे, 50% निकालेंगे। 545 का 1/2, 545 का 50% जब हम निकालेंगे तो हमारे पास लगभग आएगा 273, 272.5, 273 में लेके चल रहा हूं। अगर 273 अगर आया है संख्या तो ये प्रपोजल माना जाएगा पास हो गया। 545 लोगों में से अगर कोई बिल आता है, उसमें से 273 लोग समर्थन कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो बिल माना जाएगा पास हो गया, क्योंकि ये 545 का आधा से एक ज्यादा है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, तो 273 सीटों के लिए बनती है। मोदी जी का लक्ष्य था कि 273 सीटें आ गई। अगर बीजेपी को अकेले अपने दम पे 273 सीटें ना आती तो सरकार ना बन पाती, फिर गठबंधन की सरकार बनती। 545 में से जिसका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज्यादा आता है, जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाती है, सरकार उसी की बन जाती है, चाहे किसी स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे सेंटर का इलेक्शन हो। तो आपको समझ में आ गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो होता है जितना भी संख्या दिया हुआ है, 545 दिया है तो उसका 50% से एक ज्यादा। राज्यसभा में 245 सीटें हैं तो इसका 50% से एक ज्यादा कितना आएगा, 123 आएगा। तो राज्यसभा का जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 123 है और लोकसभा का जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो 273 है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं लोकसभा 273 और राज्यसभा 123 लिख देता हूं मैं। यह तो फिक्स है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फिक्स है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। लोकसभा की 273 है, राज्यसभा की 123 है। ठीक है, अब हमें ये वाला पॉइंट देखना है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब ये क्या होता है, तो देखिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545 है, 545 है। अब 545 तो संख्या है, 545 तो उसकी स्ट्रेंथ है कि इतने एडमिशंस हुए हैं, इतने जो सांसद हैं उन्होंने चुनाव जीता है। अब जो सांसद, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्शन जीत जाते हैं, क्या ये ऐसा हमेशा होता है कि वो रोज आते हैं? क्या ये कभी नहीं होता कि वो एब्सेंट होते हैं? राहुल गांधी का अटेंडेंस कितना खराब है, सचिन तेंदुलकर का अटेंडेंस कितना खराब था, रेखा का अटेंडेंस कितना खराब था। तो ऐसे बहुत सारे सांसद हैं, कोई बीमार है, कोई घूमने गया है, कोई मॉस्को रशिया देखने गया है, किस कारण से कोई यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो एब्सेंट ही तो है। अब जो एब्सेंट है उसे हम काउंट नहीं करेंगे, जो प्रेजेंट है, जो उस दिन आए हैं, जो उपस्थित हैं, उसे ही काउंट करेंगे। तो इसे बोला जाता है प्रेजेंट, इसके बोला जाता है वोटिंग। जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें से ही वोटिंग होगी। जितने उस दिन लोकसभा के जो सेशन चल रहा था, जो सत्र चल रहा था, उस दिन जितने लोग आए थे उसमें से ही वोटिंग होगी, वही लोग डिसाइड करेंगे। तो इसे कहा जाता है प्रेजेंट, जितने लोग प्रेजेंट हैं। तो 545 में से
मैं कहता हूं जो प्रेजेंट आए हैं, जो प्रेजेंट में आए हैं 545 में से मान लीजिए 300 आए हैं एक दिन, दूसरे दिन 350 आए, तीसरे दिन 400 आए, चौथे दिन 450 आए। मान लीजिए ये क्लासेस चली हैं, ये सेशन सत्र चला है, और ये जो सत्र है तो सत्र कुछ ऐसा चला था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन ऐसे सत्र चले, ऐसे रोज चल रहे हैं, लेकिन मैं 4 दिन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मंडे को, सोमवार को 300 लोग आए हैं, ट्यूसडे को 350 आए हैं, वेडनेसडे को 400 आए हैं, थर्सडे को 450 आए हैं। अब देखिए मंडे में 300 आए हैं, अब 300 का हम जो प्रेजेंट हैं तो 545, अब जो प्रेजेंट है उसी वो से वोटिंग होगी, तो 300 का 2/3 निकाल लीजिए। 300 का 2/3 कितना आएगा? तो कितना आया ये आया 200। 350 का 2/3 निकालिए, 350 इंटू 2/3 कितना आया? 400 का 2/3 निकालिए, कितना आया? और 450 का 2/3 निकालिए, कितना आया? ये आ गया 300, ये 233, 266 के आसपास अप्रोक्स। तो इस तरीके से आया है। अब इसमें से कौन सा प्रपोजल पास होगा? तो प्रपोजल वही पास होगा, प्रस्ताव वही पास होगा जो 273 से, ये लोकसभा का एग्जांपल ले रहे हैं, जो 273 से ज्यादा होगा। अब इसमें से देखिए जो प्रेजेंट वोटिंग हुई है, तो इसमें वोटिंग सिर्फ 200 की हुई, 200 लोग, इसमें 233 वोटिंग मिला, इसमें 266 वोट मिला, इसमें 300 वोट मिला। इसमें कौन सा वोट 273 से ज्यादा है? तो 273 जो ज्यादा है वो 300, ये वाला ज्यादा है, 273 से 300 ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा है, तो इसी दिन प्रस्ताव पारित होगा, इसी दिन प्रपोजल पास होगा। यानी कि कितने लोग भी वोटिंग करें डजंट मैटर, जितने लोग भी वोटिंग करते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि 273 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 545 में से सिर्फ और सिर्फ 273 ही आए हैं और 273 के सारे लोगों ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि हाँ ठीक है पास होगा, तो पास हो जाएगा, क्योंकि 273 है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है एक्स्ट्रा कंडीशन, इससे तो ज्यादा होना ही चाहिए। वोटिंग इस तरीके से हो, अगर 300 के पूरे 300 आए हैं, 300 का आप निकाल लीजिए 2/3 कितना आएगा? क्या वो 273 से ज्यादा है? क्या 66% लोग जो समर्थन कर रहे हैं, क्या 273 से ज्यादा है? 273 से ज्यादा होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। जितने लोग भी वोटिंग कर रहे हैं वो उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो तो मिनिमम है। तो इस तरीके से इस प्रपोजल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बता देता हूं कैसे कैसे होता है, तो कौन कौन सा हुआ है। तो जैसा कि आपने अभी देखा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये हमारा हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था किसके किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फिर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो था जीएसटी से रिलेटेड। ये जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस था उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, तो ये हमारा था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये किसके लिए था? ये था जनरल, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 10% कोटा दिया गया था, किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि एडमिशंस में। अगर उन्हें एडमिशन लेना है तो जनरल का, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें जनरल का 10% कोटा फिक्स कर दिया गया कि इसमें सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वही आ सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से अमेंडमेंट हुआ था। और मैं आपको बताया था कि 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ये किस लिए हुआ है? ये हुआ है SC ST के जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल एक्सटेंड कर दिया गया है, और एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है उसे रोक दिया गया है, वो पार्ट नहीं लेंगे।
उन्हें हम नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये पहला इशू है। अब दूसरा हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST। रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST। तो इसमें न्यूज में ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट को कहा था अपने जो डिसीजंस है, अपने जो वर्डिक्ट है, उसको फिर से रिव्यू करने के लिए कि SC/ST को क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि जो रिजर्वेशन प्रमोशन है वो मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने का एक वर्डिक्ट है। फिर से इट अपहेल्ड द अर्लियर वर्डिक्ट्स। अब इसमें बात ये है कि इसका कुछ बैकग्राउंड देखते हैं हम कि रिजर्वेशन प्रमोशन फॉर SC/ST, और इसमें इसने ये भी अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट में कंसिक्वेंशियल जो सीनियरिटी होती है, कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। अब ये क्या होता है? तो ये कुछ ऐसा होता है कि ये है A और ये है B और ये है C। ये है जनरल कैटेगरी, ये मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी है, ये भी मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी है, C भी, और भी जनरल कैटेगरी है। अब B को A तक पहुंचना है, तो B को A तक पहुंचना है तो B रिजर्वेशन से A तक, B प्रमोशन से A तक पहुंच जाएगा, क्योंकि A भी कहीं ना कहीं प्रमोशन से वहां तक पहुंचा है। और C प्रमोशन होगा तो B तक पहुंचेगा, B प्रमोट होगा तो A तक पहुंचेगा। इस तरीके से प्रमोशन जो है हायर लेवल पे चलता है। अब अगर जो जनरल कैटेगरी B का है और उसका जो सीनियर ऑफिसर है अगर वो रिजर्व कैटेगरी का है, अगर किसी जनरल कैटेगरी के जो सीनियर ऑफिसर है अगर वो रिजर्व कैटेगरी का है, तो रिजर्व कैटेगरी का अगर वो है तो जनरल कैटेगरी का जो प्रमोशन है वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं होगा। जो B का जो जूनियर ऑफिसर है, इसका जो रिजर्वेशन प्रमोशन में होगा वो डायरेक्ट A में हो जाएगा। यानी कि जो अभी C B का जूनियर था वही C B का सीनियर हो जाएगा। इसे कहते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इसे कहते हैं कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। यानी कि B जो है, B अगर जनरल कैटेगरी का है तो रिजर्वेशन उसका प्रमोशन नहीं होगा। उसका प्रमोशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो सीनियर था, जो वैकेंसी थी वो रिजर्व कैटेगरी की थी। अगर वो वैकेंसी रिजर्व कैटेगरी के ना होती तो उसका प्रमोशन हो जाता। अब चूंकि इसकी जो वैकेंसी रिजर्व कैटेगरी की थी, इसकी जो सीनियर का, इसलिए इसके सीनियर पोस्ट पे इसका जो जूनियर है वो आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे फिर से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे कहा है कि इसे फिर से चेक करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है हटा दिया है और प्रमोशन कंटिन्यू रहेगा SC/ST के लिए। अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें तो आपको पता होगा कि पहले इंदिरा सावने केस 1992, ये इंदिरा सावने केस में जैसे आपको पता होगा कि 1977 में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी ने, 1975 से 77 तक लगाया था। 1977 में फिर से इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस हार गई। 1977 में जो जनता पार्टी है वो पावर में आई, जिसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो इन्होंने एक कमीशन बनाया, इनके एक सांसद थे, MP थे, जिनका नाम था BP मंडल। उन्होंने उनके अध्यक्षता में उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी जिसका नाम था मंडल कमीशन। इस मंडल कमीशन का काम ये था कि अपने इंडिया में कितने बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके लिए एक रिजर्वेशन का प्रोविजन बताना। तीनों ने स्टडी किया, मंडल कमीशन, बहुत फेमस नाम है ये मंडल कमीशन। इस मंडल कमीशन में स्टडी किया गया तो इसने बताया कि हमारे इंडिया में लगभग 3700 कास्ट हैं, ऐसे 3700 ऐसी जातियां हैं, 3700 ऐसे कास्ट हैं जो बैकवर्ड में आते हैं और इन्हें 27% रिजर्वेशन देना चाहिए।
लेकिन आपको पता होगा 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई और जनता पार्टी की सरकार चली गई, इसलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, 10 साल तक ऐसे ही रहा। जब वीपी सिंह की सरकार बनी 1992 में, 1990s में, तो उन्होंने जो है उनके 6 दिन का कार्यकाल बचा हुआ था, तो उन्होंने ऐसे घोषणा कर दिया, उन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन कर दिया, और वो कुछ सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या करके जाऊं कि पूरी भारत जिंदगी भर मुझे याद रखे। उन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया कि मैं जो है ओबीसी को रिजर्वेशन देने के पक्ष में हूं, जिसकी वजह से पूरे देश भर में दंगे होने लगे और ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में फेमस जजमेंट, जो जजमेंट का नाम है उसे कहते हैं इंदिरा सामने केस 1992। अब इंदिरा सामने केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंदिरा सामने केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओबीसी हैं उन्हें 27% रिजर्वेशन दे देना चाहिए। ओबीसी को 27%, 27% रिजर्वेशन दे देना चाहिए। किसने कहा? इंदिरा सामने केस ने कहा। ये किसके लिए बोला जा रहा है? ओबीसी के लिए बोला जा रहा है। प्लस उसने ये भी कहा कि अगर आप 6 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो आप क्रीम खाते हैं, अगर 6 लाख से कम कमाते हैं तो सूखी रोटी खाते हैं। यानी कि उसने जो है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर आप एक क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब ये इनकम क्राइटेरिया पे बेस्ड है कि किसी फादर की एनुअल इनकम अगर 2 लाख से ज़्यादा है, पहले 2 लाख थी, फिर 4 लाख, फिर 6 लाख, अब 8 लाख हो गई है। किसी के फादर की एनुअल इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो उसको जो है ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसे कहते हैं क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि SC, ST और ओबीसी लगभग इसका 16%, इसका 8% और इसका 27%, तीनों का रिजर्वेशन मिला के 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगा दिया, एक रोक दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना ही नहीं है, मैक्सिमम इतना ही है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत 10% कोटा दिया गया है जनरल कैटेगरी को। अब जब 50% का कैप लगा दिया गया है तो 10% कोटा कैसे दिया गया है, आपके मन में ये आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट के जो वकील थे, जो एडवोकेट थे, जो सॉलिसिटर जनरल और जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि ये जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है 50% का, ये सिर्फ और सिर्फ SC, ST, OBC के लिए है। ये जो 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है ये जनरल के लिए अलग से दिया जा रहा है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, ये तो हम अलग से दे रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ठीक है कह दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से रहा। इसमें एक और चीज़ हुआ था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो रिजर्वेशन था प्रमोशन में SC, ST को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। 1992 में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन था उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, उसे इनवैलिड कर दिया। जब उसे इनवैलिड कर दिया तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई, जिसे कहते हैं 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। और इसके तहत उसने जो है फिर से उसने जो है रिजर्वेशन प्रमोशन होना चाहिए, इसको वैलिड कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसे नल करके फिर से इसने जो है इनेबल्ड कर दिया, इनेबल्ड द प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। फॉर SC एंड ST। तो तब से केसेस चल रहे हैं, डिमांड चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल अब जो लेटेस्ट जजमेंट आया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि, और इसमें जो है आपको मैं जैसे बता दूं कि आर्टिकल 4A इसे इंक्लूड किया था। आर्टिकल आर्टिकल 16(4) इसे इंट्रोड्यूस किया था 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत, जो कि रिजर्वेशन प्रमोशन को वैलिड कर दिया गया था। तो यह पॉइंट है इसमें। अब जैसे कि आपको पता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16
15 कहता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और 16 कहता है कि स्टेट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आर्टिकल जो 15 है वो सभी तरीके का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसे रोकने की बात करता है। और 16 कहता है कि सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भेदभाव नहीं होगा। तो 15 और 16 तो प्लेन है, लेकिन इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो 15 क्लॉज में है। 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5, 16 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 5, ये इसके एक्सेप्शंस हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दे सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो लेकिन वो जो डिस्क्रिमिनेशन होगा वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो ये इसका इशू है रिजर्वेशन प्रमोशन। तो दो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पहला तो उसने ये कहा है कि जो रिजर्वेशन प्रमोशन SC ST को मिलेगा, और दूसरा उसने एक और कॉन्सेप्ट दिया है क्रीमी लेयर का, कि SC ST में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि SC ST में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कि जो SC ST में जो इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन के ब्रैकेट से हटाया जाए, और जो रियल में जो जिसे नीड है, जिसे ज़रूरत है, उसे वहाँ तक रिजर्वेशन की जो बेनिफिट्स हैं वो मिले। तो ये भी एक न्यूज़ में था, तो ये हो गया। फिर तीसरा न्यूज़ है कि PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी। पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए क्या न्यूज़ है? तो पर्सन विथ डिसेबल्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3% रिजर्वेशन जो पीपल विथ डिसेबल्ड हैं, जो अपाहिज हैं, उन्हें ये मिलना चाहिए। 3% रिजर्वेशन PWD को मिलना चाहिए, और दोनों चीज़ों में मिलना चाहिए। वो दो चीज़ कौन कौन से हैं? तो दोनों चीज़ वो हैं, पहला है गवर्नमेंट जॉब, और दूसरा है जो कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं। गवर्नमेंट जॉब, कॉलेज में एडमिशन, और एक और चीज़ में वो है प्रमोशन। इन्हें प्रमोशन में भी मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है PWD को कि 3% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसमें 3% रिजर्वेशन मिलने चाहिए अपाहिज जो डिजेबल्ड लोग हैं उनके लिए, दिव्यांग के लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट इशू था। अब इसमें जो नेक्स्ट इशू है EWS के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया था, इसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया था जनरल कैटेगरी को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैंडिडेट हैं, उनके 10% रिजर्वेशन दिया गया है। किस चीज़ों में दिया गया है? तो आपको पता होगा ये गवर्नमेंट जॉब्स में दिए गए हैं, और कॉलेजेस जो एडमिशन्स हैं उसके में दिए गए हैं। अब इसके लिए 2 आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 2 आर्टिकल, एक 15 क्लॉज 6 और एक 16 क्लॉज 6। ये जो 15 क्लॉज 6 है, ये कहता है कि स्टेट विल प्रोवाइड स्पेशल प्रोविज़न फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड किए जाएंगे। और 16 क्लॉज 6 कहता है कि रिजर्वेशन विल बी गिवन टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि 15 क्लॉज 6 स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है कि एक विंडो खोलता है कि हाँ ऐसा कर सकती है जो सरकार है, और 16 क्लॉज 6 में स्पेसिफिक होकर वो बात करता है कि हाँ रिजर्वेशन देना चाहिए, तो रिजर्वेशन देने की बात चल रही है। तो ये ओवरऑल न्यूज़ है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो स्टेट जो सेंटर अपने रिजर्वेशंस दे रही है सेंट्रल जॉब्स में, वो तो दे रही है, पर जो स्टेट हैं, स्टेट के ऊपर ये उनका एक खुद का प्रेरोगेटिव है, वो जॉब्स दे भी सकती हैं, नहीं भी दे सकती हैं। तो ये स्टेट को कोई फोर्स नहीं करेगा, और स्टेट के जो जॉब्स रिलेटेड, जो रिजर्वेशन रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट है, नोट करने वाली पॉइंट है कि स्टेट्स की जो रिजर्वेशन जो पॉलिसीज़ हैं
स्टेट्स की जो जॉब्स हैं उसमें सेंटर का कुछ भी इंटरफेयर नहीं होगा, ये न्यूज़ में आया है। तो सेंटर विल नॉट इंटरफेयर, सेंटर विल नॉट इंटरफेयर, तो ये हमारा न्यूज़ में आया है। फिर नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, आप देखना PT 65 हमारा नेक्स्ट इशू ये है, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो रिजर्वेशन है ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट दे आर फ्री, वो बिल्कुल फ्री हैं, वो रिजर्वेशन दे भी सकती हैं और नहीं भी दे सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट कोई बाउंड नहीं है किसी चीज़ से, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट फ्री है डिसाइड करने के लिए कि उन्हें रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन तभी देंगी जब उन्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसमें उस कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ऑलमोस्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन अगर है उस कम्युनिटी का, तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, भले से रिजर्वेशन पॉलिसी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट बाउंड बाय द रिजर्वेशंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, एंड स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड रिजर्वेशन ओनली व्हेन दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। जब से अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट कोई बाउंड नहीं करेगा कि आप रिजर्वेशन दीजिए। तो ये इशू था इसमें। नेक्स्ट इशू हमारा है ST स्टेटस को लेके, कि अगर अपने इंडिया में अगर कोई ट्राइब है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब तो बाद में बनेंगे, पहले वो ट्राइब रहेंगे, या कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कोई ट्राइब है, उस ट्राइब को हम शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो कब देते हैं? तो उसे शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस तब देते हैं जब प्रेसिडेंट इसे नोटिफाई करते हैं। व्हेन प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे कि हाँ वो ग्रुप है, वो ST में आएगा। आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। जिस राज्य में, जिस स्टेट में, जिस राज्य में वो ग्रुप रह रहा है, उससे कंसल्ट करने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो नोटिफाई करते हैं कि हाँ वो जो ग्रुप है उसे ST स्टेटस देना चाहिए। ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 के तहत, आर्टिकल 342 342 के तहत किसी भी ST को ST स्टेटस दिया जाता है जब प्रेसिडेंट नोटिफाई करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से। तो कर्नाटका में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिन्हें ST स्टेटस मिला है। अब एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ट्राइब हैं, तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ। परिवरा, तलावरा, सिद्धि ट्राइब, ये 3 ट्राइब हैं जिन्हें ST स्टेटस मिला है कर्नाटका में। याद रखिएगा कौन सी स्टेट में? तो ये मिला है कर्नाटका में। कर्नाटका में 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें ST स्टेटस मिला है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिला है। परिवरा, तलवरा और सिद्धि ट्राइब, इन्हें मिला है। कौन नोटिफाई करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी कंसल्टेशन से करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन से करते हैं। किस आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल 342 में दे रखा है।
तो फिलहाल हम इस करंट अफेयर्स के सेशन को आज हम एंड करते हैं। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, 1.1 कंप्लीट हो गया है। 1.2 स्टार्ट करेंगे, राइट्स, अधिकार, ये हम शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।